हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया विषय के वर्ष 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ष 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। बाल विकास 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 प्रश्न में 15 बहुविकल्पी, 15 अति लघु उत्तरी और 10 लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी प्रश्न 1-1 नंबर के होते हैं और लघु उत्तरी प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। कुल मिलाकर 50 नंबर का पेपर होता है जिसमें 25 नंबर पासिंग मार्क्स होता है। यानी पास होने के लिए 25 नंबर लाना जरूरी होता है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग हैं। ऑप्शन ए है 0 से 18 वर्ष, बी 20 से 30 वर्ष, सी 25 से 35 वर्ष और डी 35 वर्ष से ऊपर। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है 0 से 18 वर्ष। 0 से 18 वर्ष के अंतर्गत बच्चों के बाल विकास यानी बच्चों के विकास का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या दूसरा है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में और डी सभी अवस्थाओं में। तो विकास तो सभी अवस्थाओं में होता है, लेकिन यहाँ पूछा है पूर्ण हो जाता है, किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है किशोरावस्था में। किशोरावस्था 11 से 12 वर्ष की आयु से लेकर और 18-19 तक माना जाता है। कई विद्वान उसको 21 वर्ष तक भी मानते हैं। अलग अलग व्यक्तियों में किशोरावस्था का काल अलग अलग होता है, इसलिए उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। प्रश्न संख्या तीसरा है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 100, बी 205, सी 270 और डी 350। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है 270। 270 बच्चों में हड्डियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जब उनका मालिश किया जाता है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, कुछ हड्डियाँ जुड़ जाती हैं और जब वो एक वयस्क बनता है तो उसमें 206 हड्डियाँ ही रहती हैं। बाकी हड्डियाँ जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं हाथ पैर की, वो जुड़ जाती हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए है प्रेरणा, बी ध्यान, सी रुचि और डी स्मृति। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर, जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो प्रेरणा है। ये प्रश्न 2023 में भी पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, सीखने की सही परिभाषा है। ऑप्शन ए है आदेशों का पालन करना, बी रटना, सी अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, डी दूसरों के साथ काम करना। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। प्रश्न संख्या 6 है, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए है कोहलर ने, बी योकम ने, सी थार्नडाइक ने और डी हल ने। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है थार्नडाइक ने। ऑप्शन ए दिया हुआ है कोहलर। कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। इसका ऑप्शन डी दिया हुआ है हल पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था हल ने। ये भी इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे, दोनों प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 7 है, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके। ऑप्शन ए है सामाजिक विकास से, बी शारीरिक विकास से, सी धार्मिक विकास से और डी चारित्रिक विकास से। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है चारित्रिक विकास से। नैतिक विकास का अर्थ है चरित्र कैसा है उसका, चारित्रिक विकास से होता है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन ए है बहिर्मुखी, बी सैद्धांतिक, सी भक्तिहीन और डी राजनीतिक। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मनोवैज्ञानिक यानी जो व्यक्ति का प्रकार होता है, बहिर्मुखी के जो वक्ता होते हैं, नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, उनमें ज़्यादा बोलते हैं और कम्युनिकेशन स्किल उनका स्ट्रांग होता है, उनको बहिर्मुखी व्यक्ति कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। ऑप्शन ए है अंतर्मुखी, बी बहिर्मुखी, सी उभयमुखी और डी सभी। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्ति उसे कहते हैं जो कम बोलता है, अपने आप में रहता है, ज़्यादा सोचता है, उसको अंतर्मुखी व्यक्ति कहते हैं। ये केंद्रित व्यक्ति के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 10 है, चिंतन के साधनों में एक है। ऑप्शन ए है संकेत, बी रटना, सी गुणों का विश्लेषण और डी सामान्यीकरण। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है सामान्यीकरण। प्रश्न संख्या 11 है, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए है उद्दीपक, बी है रुचि, सी आवश्यकता और डी उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 12 है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है। तो यह कथन स्काउट का है। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये तो याद करने वाला है प्रश्न, आपको इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह। ऑप्शन ए संवेदनशील होता है, बी परिहास प्रिय होता है। परिहास का अर्थ होता है हंसी मजाक, यानी हंसी मजाक प्रिय होता है। और सी है जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ होता है जानने की इच्छा होता है। और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है उपयुक्त सभी। जो सृजनात्मक बालक होता है, ये सभी गुण उसमें पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या
14 है संवेग का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है क्रोध, बी है भय, सी है ध्यान और डी है उपलब्धि प्रेरक। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है उपलब्धि प्रेरक। संवेग का मत अर्थ होता है भाव, यानी ये क्रोध भी एक भाव है, भय भी है और ध्यान भी है, ये सभी संवेग के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन नहीं पूछा है तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 15 है फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है। ऑप्शन ए है उच्च अधिगम, बी है उद्दोलन, सी है जिज्ञासा और डी है उपलब्धि प्रेरक। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है उद्दोलन। उद्दोलन का अर्थ होता है निराशा। जब निराशा हाथ लगती है तो व्यक्ति आक्रामक हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 जो कि अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है। शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? 2 कारण बताइए। उत्तर शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान इसलिए आवश्यक है कि इसमें शिक्षक अपने कक्षा के बालकों का मानसिक स्तर सरलता से ज्ञात कर सकता है। 2 कारण निम्न हैं। देखिए एक तो कारण ये भी दिया हुआ है, ये भी एक कारण ही है, लेकिन आप 3 कारण आप सीधे ये लिखिएगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है। 2 कारण निम्न है आप लिखिएगा। शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान की आवश्यकता के 2 कारण निम्न है, उसके पास ये पहला एक हो जाएगा। शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान इसलिए आवश्यक है कि इसमें शिक्षक अपने कक्षा के बालकों का मानसिक स्तर सरलता से ज्ञात कर सकता है। एक कारण ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है, वह शिक्षण विधियों एवं शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करता है, इस प्रकार वह प्रभावी शिक्षण प्रदान करता है। तीसरा हो जाएगा यह शिक्षकों को अधिगम के उचित अवसर प्रदान करने में मदद करता है। तो यहाँ पे हमने 3 दे दिया, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 17 है शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो शैशवावस्था काल को कहा जाता है 0 से 2 वर्ष की आयु को शैशवावस्था कहते हैं। तो इसका 2 विशेषताएं लिखना है। उत्तर शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं निम्न है। पहला है शारीरिक विकास में तीव्रता, उनका शरीर बहुत तेजी से वृद्धि करता है। दूसरा है मानसिक क्रियाओं में तीव्रता और तीसरा है सीखने में तीव्रता। ये सभी विशेषताएं हो जाएंगी शैशवावस्था। प्रश्न संख्या 18 है किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है? उत्तर किशोरावस्था मनुष्य के जीवन का वसंत काल माना जाता है, यानी सुनहरा काल माना जाता है। यह काल 12 से 19 वर्ष तक रहता है, परंतु किसी व्यक्ति में यह 22 वर्ष तक चला जाता है। इसमें बालक तथा बालिका में, यहाँ के नहीं रहेगा, में कई परिवर्तन होता है, जैसे लंबाई, वृद्धि, त्वचा में बदलाव आदि। किशोरावस्था को कई विद्वान मानते हैं, जो कई मनोवैज्ञानिक होते हैं वो 11 वर्ष से 18 मानते हैं, कोई मानता है 12 से 21 वर्ष मानता है, कोई 12 से 18 मानता है। तो इसको आप समानांतर लिख सकते हैं, 11 या 12 वर्ष से लेके 18 या 19 वर्ष तक माना जाता है किशोरावस्था को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है समायोजन क्या है? उत्तर समायोजन यानी एडजस्टमेंट परस्पर विरोधी आवश्यकताओं को संतुलित करने की व्यवहार संबंधी प्रक्रिया है, अर्थात पर्यावरण की कठिनाइयों एवं बाधाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार में जो परिवर्तन किए जाते हैं समायोजन कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 20 है तर्क का क्या तात्पर्य है? उत्तर यानी गैरेट के अनुसार मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क है। प्रश्न संख्या 21 है सामाजिक विकास क्या है? उत्तर सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे अपने समाज और उसके भीतर कार्य करने में उचित तरीकों के बारे में सीखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। उत्तर मन के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं तथा तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। प्रश्न संख्या 23 है आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है? उत्तर आवाज़ में भारीपन किशोरावस्था में आता है। प्रश्न संख्या 24 है अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए एक लाइन का प्रश्न है, इसमें कोई समझाने वाला चीज़ नहीं है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको भी बोरियत महसूस होगी। तो आप पढ़ने मात्र से ही स्पष्ट हो जा रहा होगा। तो इसका उत्तर देखते हैं, अधिगम का अर्थ स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर है अधिगम या सीखना एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, जो कुछ भी हम सीखते हैं उसी को अधिगम कहते हैं। और उसके व्यवहार में, और जो हम सीख रहे हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन जरूर दिखेगा। प्रश्न संख्या 25 है रुचि के भेद बताइए। उत्तर रुचि 2 प्रकार का होता है, जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि। जन्मजात रुचि उसे कहते हैं, जैसे कि जन्मजात बच्चों में खेलने का गुण पाया जाता है, वो खेलने में इंटरेस्ट लेते हैं, घूमने में इंटरेस्ट लेते हैं, खाने में इंटरेस्ट लेते हैं, ये जन्मजात रुचि हो जाएगा। और अर्जित रुचि आगे चल के
उत्पन्न होता है। जैसे कि किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट आता है, वो केवल क्रिकेट देखना पसंद करता है, और किसी को मूवी देखना पसंद होता है, तो ये अर्जित रुचि के अंतर्गत आ जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, क्रियाओं के आधार पर बुद्धि के प्रकार। परीक्षण यानी बुद्धि के प्रकार, तो परीक्षण को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे क्रियाओं के आधार पर यहाँ हम लोग बांट रहे हैं। पहला है शाब्दिक परीक्षण और दूसरा अशाब्दिक परीक्षण। प्रश्न संख्या 28 है, अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ऐसी चीज़ों के बारे में चिंतन करना जो आपके सामने नहीं हो सके, उसे ही अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। ऐसी बुद्धि में व्यक्ति शब्द, प्रतीक तथा अन्य मूर्त चीज़ों के सहारे अच्छे से चिंतन कर लेता है। सामान्यतः जिन व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वे सफल कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ, कहानीकार, दार्शनिक आदि होता है। देखिए, अमूर्त बुद्धि उसे कहते हैं जो हमको सोचने की क्षमता होती है, उसी को अमूर्त बुद्धि कहते हैं। कोई भी समस्या आता है तो उसके हल के बारे में हम सोचने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही जो हम काम करता है, सोचने की शक्ति जो होती है, उसी को अमूर्त बुद्धि कहते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है? दो कारण बताइए। उत्तर, शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास में योगदान देता है। जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं और दुनिया का पता लगाते हैं। पहला है, शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए साथ साथ बालक के मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों के विकास के लिए आवश्यक है। और दूसरा, शारीरिक विकास क्यों आवश्यक है? दूसरा कारण है, यह शिक्षा शारीरिक अंगों के विकास के साथ खेल और तैराकी सिखाने, अपनी रक्षा करने, शरीर को स्वस्थ रखने, फुर्तीला बनाने तथा मनोरंजन हेतु आवश्यक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30, बाल्यावस्था की दो विशेषताएं बताइए। उत्तर, बाल्यावस्था की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, अभी देखिए दोनों नंबरिंग गलत हो गया। पहला है, बाल्यावस्था में बालक के संवेग में स्थिरता आ जाती है, और दूसरा, बाल्यावस्था में बालक का समाजीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में बालक क्या, कौन, क्यों, कैसे जैसे प्रश्नों पर विचार करने और पूछने लगता है। आगे से लघुत्तरी प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, अधिगम की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, अधिगम की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, अधिगम एक समायोजन की प्रक्रिया है। इसमें है, व्यक्ति हर स्थिति में अपनी वातावरण में समायोजित होने का प्रयास करता है, जिसके फलस्वरूप वह अपनी व्यवहारों में संशोधन, नए व्यवहारों को ग्रहण करता है ताकि वह अपनी समायोजित अवस्था में रह सके। दूसरा हेडिंग है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं विवेकपूर्ण होता है। इसमें है, सीखने में सफलता निश्चित उद्देश्यों की उपस्थिति से ही संभव है। सीखना एक विवेकपूर्ण कार्य है। बिना बुद्धि या विवेक के सीखने की प्रक्रिया संतोषजनक ढंग से नहीं चलती। तीसरा हेडिंग है, अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोक्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। इसमें दिया है, मनुष्य जो कुछ सीखता है उसका क्षेत्र ज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोक्रियात्मक होता है, क्योंकि वह ज्ञान का संग्रह करता है, भावनाओं को ग्रहण करता है तथा क्रियाओं को करने के लिए दक्षताओं को भी संकलित करता है। प्रश्न संख्या 32 है, सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं? उत्तर, सीखने की प्रभावशाली विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है प्रश्नोत्तर विधि यानी सुकरात विधि। इसको सुकरात ने दिया था, इसलिए इसको सुकरात विधि भी कहते हैं। इस विधि का प्रतिपादन सुकरात ने किया था, इसलिए इसे सुकरात विधि कहते हैं। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवाया जाता है। इसका कहने का अर्थ है कि प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से खुद प्रश्न उत्तर न बताकर बच्चे से ही प्रश्न करके और उससे ही उत्तर निकलवाया जाता है। इसको प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। दूसरा है करके सीखना। करके सीखना अर्थात स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आजकल का सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत है। अतः रूसो से लेकर मॉन्टेसरी शिक्षा शास्त्रियों ने बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को अधिक कार्यशील बनाने तथा उनके द्वारा शिक्षा देने पर अधिक बल दिया है। तीसरा है प्रोजेक्ट विधि। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। इस विधि से पढ़ाने के लिए पहले कोई समस्या ली जाती है जो प्रायः छात्रों के द्वारा उठाई जाती है और इस समस्या का हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है। यह विधि अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी किलपैट्रिक आदि के सम्मिलित प्रयास की योजना विधि है।
चौथा है वर्धा योजना या बुनियादी तालीम। इस योजना की शुरुआत महात्मा गांधी ने की। गांधी जी ने देश की तत्कालिक स्थिति को देखते हुए शिक्षा में हाथ के काम को प्रधानता दी, यानी हस्तकला को की प्रधानता दी। उनका विश्वास था कि जब तक छात्र हाथ से काम नहीं करता तब तक उसे श्रम का महत्व नहीं ज्ञात होता। अतः बच्चों को आरंभ से ही किसी न किसी हस्त कौशल के द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। संख्या 33 है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इस कथन की विवेचना कीजिए। उत्तर, किशोरावस्था का प्रारंभ 11 या 12 वर्ष से प्रारंभ होता है। व्यक्तिक अंतर होने के कारण इसकी कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। किशोरावस्था लगभग 18 से 19 वर्ष तक मानी गई है। इस अवस्था को मनोवैज्ञानिक 21 वर्ष तक मानते हैं। इसमें बालक अनेक जिज्ञासाएं लिए हुए होता है। और इसमें है किशोरावस्था को सबसे कठिन काल क्यों कहते हैं, इसको आप हेडिंग लिखेंगे, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल। यह वह अवस्था है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता अवस्था की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में व्यवहार संबंधी समस्याएं सबसे ज़्यादा होती हैं। इसमें विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण बहुत तीव्र होता है। लड़के लड़कियों की तरफ तथा लड़कियां लड़कों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती हैं। इस अवस्था में अपराध होने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। इसमें प्रतिस्पर्धा, आत्मसम्मान, वीर पूजा की भावना का विकास होता है। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था है। स्टैनले हॉल ने यह कथन दिया था। ये प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है। नीचे दिया है, इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों में काम वासना की भावना का विकास तीव्र होता है। इसमें बालक का झुकाव जिस तरफ जाता है उसी दिशा में वह आगे बढ़ता चला जाता है। कुछ बालक नशीली दवाओं का सेवन, मदिरा, तंबाकू आदि का सेवन करना शुरू कर देते हैं। इसमें संवेग, चिड़चिड़ापन, घृणा, क्रोध आदि कई भाव तथा संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। इस अवस्था में बालक बहुत अधिक उद्दंड हो जाता है। किशोरावस्था में बालक आत्मनिर्भर रहना चाहता है, वह स्वतंत्र रहना चाहता है। स्वतंत्रता के लिए वह लड़ाई झगड़ा भी कर लेता है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है क्योंकि इस अवस्था में बालक में, इसी में आगे दिया है, बालक में बहुत से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। हार्मोन्स तथा ग्रंथियों के स्राव में भी परिवर्तन होता है। इस अवस्था में सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक परिवर्तन होता है। इसलिए किशोरावस्था को सबसे कठिन काल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 34 है, बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर, बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व निम्न प्रकार से हैं। पहला है, बाल की वृद्धि एवं विकास में वातावरण तथा वंशानुक्रम दोनों ही उत्तरदायी होते हैं। इसका अर्थ है, देखिए, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास पे और वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। 50-50% ये सीटेट में पूछा जाता है। और वंशानुक्रम का अर्थ है कि उनके जीन का प्रभाव पड़ता है, और जब माता पिता विनम्र स्वभाव के हैं तो उसके बच्चे में भी उनका प्रभाव दिखता है। दूसरा है, बाल विकास प्रक्रिया को समझाने में सहायक है। तीसरा, बाल निर्देश व परामर्श में सहायक। चौथा, बालकों के प्रति भविष्यवाणी करने में सहायक। और पांचवा, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान। और छठवां, अनुशासन स्थापन में सहायक आदि। प्रश्न संख्या 34 है, किशोरों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। उत्तर, किशोरों में बदलाव शुरू होता है क्योंकि ये अवस्था तनाव व तूफान की अवस्था होती है। इसमें निम्न बातें शामिल हैं। पहला है, माता पिता या भाई बहनों के साथ बहस करना। दूसरा, किशोरावस्था में दूसरों के प्रति असम्मानजनक व्यवहार। तीसरा, भावनाओं में उतार चढ़ाव और मूढ़ी होना। चौथा, वीर पूजा की भावना का विकास होना। वही है जो ऊपर पूछा हुआ था प्रश्न, उसी से संबंधित है ये। पांचवा है, अपने को श्रेष्ठ समझना। छठवां, प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होना। सातवां, विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षित होना आदि। किशोर की व्यवहार संबंधी समस्याओं में से इतनी समस्याएं होती हैं। प्रश्न संख्या 36 है, चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व है। उत्तर, चिंतन एक अपसारी प्रक्रिया है। इसमें नए विचार आपके दिमाग में आते हैं जो निर्णय लेने में सहायक होते हैं। चिंतन में आए विचार की तुरंत प्रक्रिया होती है। विचार को पसंद करते हैं या नापसंद, लेकिन आपका विवेक विचार को मूर्त रूप देने के लिए अच्छा या बुरा के बारे में सोचता है। चिंतन करने से तर्क शक्ति का विकास होता है जिसमें वैज्ञानिक शक्ति जागृत होती है। चिंतन
सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह हमें अपने बारे में और हम कैसे सीखते हैं इसके बारे में अधिक जानने की अनुमति देता है। यह हमें शैक्षणिक कौशल में सुधार करने में भी सहायता करता है। प्रश्न संख्या 37 है, मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों के नाम लिखिए। उत्तर केवल नाम लिखने के लिए बोल रहा है, तो सभी पक्षों के आप नाम लिख देंगे जितना आप जानते होंगे। देखिए, मानसिक विकास की अनेक क्रियाओं का समूह होता है। इसके विभिन्न पक्षों के नाम निम्नलिखित है। पहला है संवेदन, दूसरा रुचि एवं अभिरुचि, तीसरा तर्क, चौथा प्रत्यक्षीकरण, पांचवा कल्पना, छठवां हृदय और सातवां स्मरण विस्मरण, आठवां निरीक्षण, नौवां बुद्धि, 10वां ध्यान और 11वां चिंतन और 12वां सीखना या अधिगम। प्रश्न संख्या 38 है, बुद्धि से आप क्या समझते हैं? उत्तर, बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना और अंतःप्रज्ञा से अलग है। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है और बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ के अनुसार, ये वुडवर्थ ने ये परिभाषा दिया था बुद्धि, और बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बकिंघम ने ये परिभाषा दी थी। और गाल्टन के अनुसार, गाल्टन ने बुद्धि को क्या कहा था? बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। और वुडरो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। इतना आपसे तैयार नहीं हो सकता है, नहीं होगा इतना जल्दी, क्योंकि भूल जाता है। इसमें आपसे एक दो भी बुद्धि का परिभाषा तैयार हो गया या टर्मन के अनुसार, तो नाम लिख के आप लिख देंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनेशन पे और नंबर कटते नहीं हैं, अच्छे नंबर मिलते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधियां हैं? किसी विधि का वर्णन कीजिए। उत्तर, व्यक्तित्व मापन की विधियां। तो व्यक्तित्व मापन की यहाँ पे लिखा है प्रश्न में, किसी विधि का वर्णन करना है। कि किसी जो होता है ये सिंगुलर होता है, यानी एक वचन का शब्द है। किसी का यानी एक ही विधि का वर्णन करना है और विधियों के नाम लिखने हैं। तो इसका उत्तर है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। पहला है आत्मनिष्ठ विधि और दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधि। और इसमें अब वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत भी कुछ विधियाँ, तीसरा विधियाँ है प्रक्षेपी विधि। अभी तीनों विधियों के अंतर्गत कुछ विधियाँ आती हैं, जैसे कि आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आता है जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि और आत्मकथा विधि, लेखन विधि। और वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आता है शारीरिक परीक्षण, संचयी अभिलेख, परिस्थिति परीक्षण, मापन रेखा विधि, समाज मिति विधि, व्यक्तित्व सूचियाँ, ये सभी वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आता है। तीसरी जो है प्रक्षेपी विधि, इसके अंतर्गत आता है रोल्सा का स्याही धब्बा परीक्षण और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण। और अगला है इसी में शब्द साहचर्य परीक्षण और चित्र साहचर्य परीक्षण। अब ये तो हमने नाम लिख दिया सभी विधियों के, और इसमें किसी एक विधि का वर्णन करना था। तो हमने पहला देखा, पहले के बारे में पढ़ते हैं, आत्मनिष्ठ विधि। इस विधि में व्यक्तित्व की जांच उसके परिचितों की सहायता से या परीक्षक द्वारा की जाती है। इसमें निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है जीवन इतिहास विधि। इसी में जो आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत कई सारी विधियाँ थी, उसमें से एक का पहले ऊपर जो मेन विधि था, आत्मनिष्ठ विधि था, उसके अंतर्गत एक का हम लोग वर्णन कर देते हैं, जिससे कि हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला है जीवन इतिहास विधि। इस विधि में मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसकी माँ के गर्भ धारण के समय से जो घटित हो रहा है उसका इतिहास तैयार करते हैं। इस विधि में व्यक्ति 3 तरह की सूचनाएं एकत्र करता है, जो इस प्रकार है। कौन कौन सा 3 प्रकार की सूचनाएं होती हैं? बीता इतिहास, प्रारंभिक सूचनाएं और तीसरा वर्तमान अवस्था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। वंशानुक्रम के नियमों का वर्णन कीजिए। उत्तर, ग्रेगर जोहन मेंडल होगा, यहाँ पे बिंदी भी रहेगा अपने के ऊपर। मेंडल एक वैज्ञानिक थे, आनुवंशिक के जनक और संस्थापक के रूप में जाना जाता है। मेंडल ने 1856 से 1863 के बीच मटर के पौधे पीसम सैटिवम पर कई प्रयोग किए। उन्होंने प्रयोगों के
परिणामों का अध्ययन किया और कई अवलोकन निकाले। इस प्रकार वंशानुक्रम के नियम अस्तित्व में आए। वंशानुक्रम का नियम निम्न है। पहला है समान का नियम। इस नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसी होती है। इसका अर्थ है समान का नियम है, इस नियम के अंतर्गत माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसे ही होती है, ये समान के नियम के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा है भिन्नता का नियम। इस नियम के अनुसार यह सिद्ध हुआ कि संतान बिल्कुल माता पिता की हमशक्ल या समान नहीं हो सकती, जरूर उसमें कुछ डिफरेंस होता है, सेम बिल्कुल नहीं होते हैं। और तीसरा जो नियम था वो है प्रत्यागम का नियम। इस नियम के अनुसार पिता के बच्चे का तीव्र बुद्धि वाली और प्रतिभाशाली माता के बच्चे का प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति वही प्रत्यागम कहलाती है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।